नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 18 अगस्त, जो फटाफट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कोविड-19 के आंकड़ों के साथ साथ जानेंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले के एक भाषण से चीन को चेतावनी देते ही नतमस्तक हुआ चीन, शांति की दुहाई देने लगा। जी हाँ, कहा एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इसके बारे में जानेंगे क्या कुछ बड़ा बयान चीन की तरफ से आया। तो वहीं आपको बता दें कि तुर्की राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान की मुलाकात, आपको बताएंगे कि कैसे जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं आमिर खान जैसे ये खान तिकड़ी। आपको बता दें कि देश विरोधी बयान देने वाले राष्ट्रपति के साथ मिलना कई मायने हैं। देश में हड़कंप मच गया और इस बीच बड़ी खबर यूएई इजराइल समझौते पर नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले समझौता साबित करना है इजराइल के कब्जे की जमीन से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, यानी कब्जे जमीन पर दावा ठोक दिया है इजराइल ने। तो वहीं गांव में कोरोना से हो सकती है दृश्य तबाही, एक बड़ी रिपोर्ट आई है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने फिर से दिखाई दरियादिली, नेपाल को दिया लगातार सहयोग के भरोसा। तो वहीं 24 मोबाइल कंपनियों को बड़ा झटका लगा, चीनी कंपनियों को। आपको बता दें कि भारत आने का ऐलान कर दिया है, चीन से समेटा कारोबार। सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि करीब 100 कांग्रेसी मुख्य नेताओं ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी, नेतृत्व बदलने की मांग की है। वहीं कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दो। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 26,94,000 को पार कर गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 26,94,000 करीब 27 लाख के करीब आंकड़े हो चुके हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 51 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 19,68,000 के करीब लोग रिकवर यानी स्वस्थ हो चुके हैं। तो 6,74,000 के करीब वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। ये देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिया सख्त संदेश, तो चीन के बदले सुर, कहा एक दूसरे का अब हम करेंगे सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि चीन भारत के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को ठीक तरीके से सुलझाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के लिए सही रास्ता एक दूसरे का सम्मान करना है। चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के उस भाषण पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के मजबूत होने और देश की क्षेत्रीय अखंडता सर्वोच्च होने की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, हमारे देश के वीर जवान क्या कर सकते हैं। लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिस देश ने भी आंख उठाई है, भारत के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी को देखते हुए चीन अब पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम भारत का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे में भारत को भी चाहिए कि अनर्गल बयानों से दूर रहे और पड़ोसी देशों का सम्मान करे। हम सब मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि ये विदेश मंत्रालय ने चीन में नियमित ब्रीफिंग के दौरान ये बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे और हम दोनों के बीच में शांति के साथ बैठकर हर मसले पर विचार हो जाएगा। भारत हमारा एक पड़ोसी देश है जिससे हम मित्रता चाहते हैं। तो ये चीन के बदले बदले सुर अपने आप में कई बातों की गवाही। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि तुर्की में शूटिंग करने पहुंचे आमिर खान तो अब वहां के राष्ट्रपति की पत्नी से भी मुलाकात करने लगे हैं। फोटो वायरल होने के बाद मच गया हड़कंप देश भर में। जी हाँ, दरअसल फिल्म अभिनेता आमिर खान सुबह सुबह सोशल मीडिया पर उन्होंने उनके फ़ोटो को लेकर देश भर में हड़कंप मच गया है। और आपको बता दें कि मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्यों बन गया है, समझिए इस बात को। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की की राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पत्नी एमिली एर्दोगान से आमिर खान ने मुलाकात की है और बाकायदे हंसते हुए मुलाकात, मानो मैत्रीपूर्ण संबंध हों दोनों देशों के। आपको बता दें कि एर्दोगान एक इस्लामिक राष्ट्रपति हैं, लगातार भारत विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कश्मीर के मसले पर भी उन्होंने खुलकर भारत का विरोध किया था। हालांकि एक ओर जहां आमिर खान का विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर उनके बचाव में भी लोग खड़े हैं। दलील दी जा रही है कि वो किसी से भी मिले, फ़र्क क्या पड़ता है। आमिर खान को लेकर हंगामा इसलिए भी बरपा है क्योंकि वे वही आमिर खान है जिन्होंने असहिष्णुता के हंगामे के बीच ये कहा था कि भारत में डर लगने लगा है।
ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति के साथ आमिर खान का मेलजोल बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी से जुड़े लोगों को रास नहीं आ रहा है और देश भर में कई लोगों को रास नहीं आ रहा है, आम जनमानस को भी, क्योंकि ऐसा ही होना है। क्योंकि जो देश एक तरफ तो जो देश भारत का अहित चाहता है और भारत को नष्ट करने का सपना देखता है, आप उसी के राष्ट्राध्यक्ष से जाकर मिलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये क्या मैसेज जाता है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप दुश्मन के देशों से अगर कोई मिलता है तो समझ सकते हैं कि वो क्या मैसेज जाने वाला है और आपकी मानसिकता क्या है। अब आप समझ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि यूए इजराइल समझौते पर नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले इस समझौते का मतलब ये है कि इजराइल को कब्जे की ज़मीन से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौते होने का मतलब ये साबित है कि इजराइल को कब्जा किए गए ज़मीन से पीछे हटने की अब ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के पीएम उस ज़मीन की बात कर रहे हैं जिस पर खाड़ी देश अपना दावा ठोकते रहे और फिलहाल इजराइल ने कब्जा कर लिया है और कई बार युद्ध की तो धमकी और नौबत भी हो चुकी है इन सभी खाड़ी देशों में, इसमें यूएई भी शामिल था और इसी को लेकर अब इजराइल का बड़ा बयान। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने फिर दिखाई दरियादिली, नेपाल को दिया लगातार सहयोग का भरोसा। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद से उत्पन्न हुए तनाव के बाद एक द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बातचीत में भारत का नेतृत्व नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव शंकर दास बैरागी ने किया था। इस बैठक में द्वारा नेपाल में भारत के आर्थिक सहयोग से चल रही परियोजना की समीक्षा की गई। नक्शे विवाद के कारण पिछले 9 महीने से किसी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से 15 अगस्त को केपी शर्मा ओली ने बात की थी, जिसके बाद अब ये बड़ी अपडेट आई है कि उन्होंने कल ये बैठक भी, और बैठक में भारत ने स्पष्ट दरियादिली दिखाते हुए अपने छोटे से पड़ोसी देश को एक स्पष्ट मैसेज दिया और उन्होंने बैठक में कहा है कि फिलहाल नेपाल को जिस किसी भी तरीके से भारत से सहयोग होगा भारत देने के लिए तैयार है, लेकिन चेतावनी सिर्फ चीन और पाकिस्तान जो अपने आप में बड़ा दादा बनते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि चीन को बड़ी कारोबारी चोट, भारत आने की तैयारी कर रही हैं 24 से ज़्यादा मोबाइल कंपनियाँ। जी हाँ, दरअसल चीन के कारोबारी झटका देने की भारत सरकार की कोशिश लगातार रंग लाती दिख रही है। अब चीन से अपना कारोबार समेटने की इच्छुक 24 कंपनियां अपने मोबाइल फ़ोन उत्पादन का कारखाना भारत में लगाने की तैयारी कर रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और कोरोना व्यापार संगठन से कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। यही वजह है कि ये कंपनियां चीन के बाहर सप्लाई चेन के विकल्प खोज रही है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों के कई असेंबली पार्टनर भारत आना चाहते हैं। इन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री लगाने के लिए 1.5 अरब के निवेश का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता का बड़ा दावा। करीब 100 कांग्रेसी नेताओं ने लिखी है सोनिया गांधी को चिट्ठी, नेतृत्व बदलाव तत्काल करें वरना खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में इस बात की घोषणा की थी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में अब सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगे। इस बीच कुछ दिनों पहले कांग्रेस से निलंबित हुए संजय झा ने ट्वीट करके सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 100 कांग्रेस नेता के अतिरिक्त मामलों से व्यथित हैं। संजय झा ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि इन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें राजनीतिक नेतृत्व बदलने की मांग की गई है। इसके साथ ही नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति में पारदर्शी चुनाव की भी मांग के समक्ष रखी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में मांग उठ चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अच्छी खबर निकल के आ रही है, कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं है। दरअसल कोरोना वायरस पर आई नई स्टडी राहत देने वाली शोध में पता चला है कि एक बार कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती है और वे लोग वायरस से दोबारा संक्रमित नहीं होते हैं। ये दावा वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में वायरोलॉजी लैब के सहायक निदेशक अलेक्जेंडर और फ्रेड हेंचर ने ये बड़ा दावा शोध में किया, जिससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किस तरीके से एक राहत की खबर है, यानी दूसरे लोगों में कोविड नहीं होगा एक बार होने के बाद दोबारा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने यूपी में मड़ुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस करने की दे दी है मंजूरी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी में मड़ुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है। ये जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी है। यूपी सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए आग्रह भेजा था।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय नाम बदलने के लिए वर्तमान दिशा निर्देशों के मुताबिक संबंधित एजेंसियों से विचार विमर्श करता है और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि ये मामला लगभग अब पूरा नाम बदल जाएगा। दरअसल आपको पता होगा कि यूपी में मडुवाडीह नाम का एक स्टेशन था, अब फिलहाल उसका नाम बनारस हो जाएगा, जिसका गृह मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का डीजी बनाया गया। सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में चर्चा में आए थे। दरअसल सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीएसएफ के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ काम कर रहे थे। को बता दें कि अस्थाना का नाम सीबीआई बनाम सीबीआई मामले से चर्चा में आया है और यही एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर नड्डा का पलटवार। बोले आप और आपकी माता जी चीन से कितने पैसे लिए, जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड को लेकर सरकार पर सवाल किए। राहुल गांधी ने इस फंड को राइट टू एम्बॉडी बताया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा भरोसा है, लेकिन ज़रा आप और आपकी माता जी को ये सच बता देना चाहिए कि आखिर चीन से उन्होंने कितने पैसे लिए। इसके बारे में आपको खुलासा करना बेहद ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि आपके और चीन के बीच कितने घनिष्ठ संबंध हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो जल्द ही ये बातें सबको पता भी चल जाएगी। संबित पात्रा ने भी सवाल खड़े कर दिए। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि यूपी में बच्चों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर लगेगी लगाम। सीएम ने महिला व बाल सुरक्षा संगठन को दे दी मंजूरी। प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन कर दिया है। इसके साथ ही एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का नया पद बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल विपक्षी दल कांग्रेस, सपा व बसपा लगातार प्रदेश सरकार को विभिन्न जिलों में हो रही घटनाओं के मद्देनजर आड़ों हाथों ले रही। इसके इतर सरकार ने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिले में पुलिस अधीक्षकों की प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। इसके बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा और इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए अब महिला व बाल सुरक्षा संगठन को मंजूरी दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। देश में फैली कोरोना वायरस की महामारी के बीच अब यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी अंतिम चरण में है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 20 अगस्त से हो रही है। मानसून सत्र से पहले सभी विधायकों और विधानसभा के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन का होगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात को लेकर वे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। यूपी विधानसभा के स्पीकर ने बताया है कि 18 अगस्त को विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके बाद 19 अगस्त के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये एक बड़ा अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि फेसबुक विवाद के बीच चेयरमैन शशि थरूर को हटाने की मांग कर सकते हैं आईटी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। दरअसल देश में उठ रहे फेसबुक विवाद पर सूचना प्रौद्योगिकी मामले की संसदीय स्थायी समिति में शामिल एनडीए के सदस्य समिति की चेयरमैन शशि थरूर को पद से हटाने की मांग तेज हो चुकी है। इस संसदीय स्थायी समिति में शामिल एनडीए के सदस्यों का आरोप है कि चेयरमैन शशि थरूर ने नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के संसदीय स्थायी समिति में शामिल एनडीए के सदस्यों का आरोप है कि शशि थरूर ने बिना किसी से चर्चा किए बैठक का एजेंडा तय कर लिया। एनडीए के सदस्यों का यह भी कहना है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर एजेंडा पोस्ट करके ये गलत भ्रामक पत्तियां कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से गठजोड़ के आरोपों के बीच फेसबुक के अधिकारी का आरोप मिल रही है रेप और हत्या की धमकियाँ। भारत में फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगा था, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फेसबुक ने स्पष्ट तरीके से फेसबुक की तरफ से जो बयान निकल के है वो आप समझिए। दरअसल भाजपा और कांग्रेस की जारी सियासत के बीच फेसबुक ने कहा है कि एक नीति लागू करते हैं, पार्टी और नेता नहीं देखते हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में फेसबुक द्वारा भारत में सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर घृणा भाषण संबंधी नियमों को लागू करने में लापरवाही का दावा किए जाने के बाद कांग्रेस भाजपा में रार है।
तो वहीं अब फेसबुक ने भी स्पष्ट दावा किया है कि फ़िलहाल हम पार्टी नहीं देखते हैं, ना ही राजनीति के लोगों का कद देखते हैं, जहां पे नियम एक ही है, अगर कोई कंटेंट भड़काऊ होगा तो उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और इसके लिए हम राजनीतिक पार्टियों को नहीं देखते हैं। ये फेसबुक का बड़ा बयान निकल के आया है। तो वहीं फेसबुक की मुखिया जो कि भारत में इन दिनों हैंडल कर रहे हैं, उनको रेप की धमकियाँ दी जा रही हैं और उनकी हत्या की धमकी दी जा रही है। हालांकि उन्होंने FIR भी दर्ज करा दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। दुनिया भर में कोविड-19 के 2 करोड़ 15 लाख के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि 2 करोड़ 15 लाख 93 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 7 लाख 73 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 54 लाख 14 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1 लाख 80 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच ब्राज़ील में 33 लाख 40 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 1 लाख 7 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 27 लाख के करीब आंकड़े हो चुके हैं, तो 51 हज़ार करीब लोगों की मौत। दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।